Question number 51. The mental development is closely parallel to increase in ये मेंटल डेवलपमेंट जो है ना किसके पैरेलल चलती है, किसके करीब तरीन है जो मेंटल डेवलपमेंट में इजाफा होता है तो उसमें भी इजाफा होता चला जाता है, तो वो है एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। कि एक्सपीरियंस से इंसान क्या करता है, फायदा उठाता है, काबिलियत बढ़ती है एक्सपीरियंस से। तो ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 152 है इंटेलिजेंस एज प्रेजेंटली डिफाइंड इज सिनोनिमस विद। इंटेलिजेंस का जो सिनोनिम है वो क्या है, तो वो है स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, क्योंकि स्कॉलर का मतलब होता है आलिम, तो एक आलिम जो है ना वो ज़हीन इंसान होता है, तो फिर आप उससे ये लगा लें कि स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस के सिनोनिम है। 153 है विच इज मेजर्ड बाय इन इंटेलिजेंस। कि इंटेलिजेंस में क्या चीज मेजर की जाती है, याद रखें वर्बल एबिलिटी जो है ना ये मेजर की जाती है इंटेलिजेंस में। ये जो वर्बल एबिलिटी होती है उसमें देख ले टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। ये मैंने एक साथ चार्ट इसके अटैच किया, वो देख ले। ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है जो कि किस में मबनी है, दो होते हैं, बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड। अब बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दो हैं आगे, एक इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, एक ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है। और जो बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड है उसमें भी आगे इसकी दो ब्रांचेस हैं, वो हैं वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखिए वर्बल का जो लफ्ज आ गया है तो यहाँ पर देखिए 153 में क्या चीज मेजर की जाती है, तो वर्बल एबिलिटी, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, ये इनमें से कहीं भी नजर नहीं आ रहा है इस चार्ट में, तो वर्बल एबिलिटी इसका दुरुस्त है। 154 है इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ना वो मेजर करता है, किस चीज को मेजर करता है, एकेडमिक पोटेंशियल को। क्वेश्चन नंबर है 155 अहमद इज ब्राइट, अकबर इज डल, दे आर नाउ 6 years of age, they grew older, the difference in their IQ will be। अब देखिए जब उनके बचपन में IQ लेवल सेम था तो याद रखें ये बड़े होकर भी उनका ये सेम ही रहेगा, रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट। 155 का है ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त। 156 है मेंटल एज ऑफ चाइल्ड इज मेजर ऑफ। और ये देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 56 और 7 में ना दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज मेजर ऑफ लेवल ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। मेंटल एज में क्या होता है कि वो लेवल ऑफ मेंटल मैच्योरिटी चेक की जाती है, और IQ इज एन इंडेक्स ऑफ रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, उसमें रेट किया जाता है। तो IQ इज एन इंडेक्स ऑफ, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158 व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड इज ऑफ utmost importance that an elementary school teacher should keep in mind for the growth of child। कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है तो एक टीचर को, एलिमेंट्री स्कूल टीचर है तो उसको क्या चीज जो है ना अपने जहन में रखनी चाहिए बच्चे की सेहत से मुतालिक, तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये तीनों ही जवाब दुरुस्त हैं कि इस एज में बच्चे की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तमाम चीजें जो है ना इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी दुरुस्त है, लास्ट ए, बी और सी। 159 है व्हेन डू वी लर्न बेटर अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ एक्सरसाइज। अब देखो एक्सरसाइज का मतलब भी प्रैक्टिस करना होता है, तो ये थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए थे, वो लॉ कौन कौन से थे, वो लॉ 3 लॉ थे, एक था लॉ ऑफ इफेक्ट, एक है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक है लॉ ऑफ रेडीनेस। अब इसमें लॉज ऑफ लर्निंग जो है ना ये थॉर्नडाइक ने पेश किए थे। इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट ये है कि किसी भी जो रिस्पॉन्स होता है ना उसके दरमियान जो है ना अच्छा मतलब यानी कि रिस्पॉन्स को जो है ना मजबूत किया जाता है, स्टिमुलस और बिहेवियर के दरमियान कनेक्शन को। लॉ ऑफ एक्सरसाइज है कोई भी काम आपने करना है ना उसको बार बार इतनी बार करें कि वो आप परफेक्टली या करेक्टली उसको करना शुरू कर दें। और लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब होता है कि जो काम जिस बच्चे से कराना है, जो भी सीखनी है चीज, उसमें यह है कि उस
बच्चे को मुतमईन किया जाए, उसको तैयार किया जाए ताकि वो बच्चा तैयार हो वो चीज़ सीखने के लिए और क्या हो उसके लिए किसी भी किस्म की रुकावट या उसको फ़ोर्स ना किया जाए। तो ये चीज़ जो है ना लॉ ऑफ रेडनेस में आता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज थॉर्नडाइक के ये 3 लॉज़ हैं। हाउ वुड यू डिफाइन साइकोलॉजी? साइकोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सवाल है साइकोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, जबकि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी है ना वो स्टडी ऑफ सोल आता है। तो ये मैंने एक चार्ट भी अटैच किया, उसमें देख लें, उस चार्ट में आपको बता दिया जाएगा। साइकोलॉजी है ना combination of two Greek words. Psyche means soul and logos means study. So simple definition of psychology is the science study of soul. अदर डेफिनेशन आर एज साइंस ऑफ माइंड बाय ग्रीक फिलोसफर ने कहा है इसको, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बाय वुडन ने कहा है, साइंस ऑफ बिहेवियर इसको मॉडर्न ने कहा है, और फाइनल डेफिनेशन है इट इज द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो ये डेफिनेशन है और जो मीनिंग है वो स्टडी ऑफ सोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 161 है जीन पियाजे वाज बॉर्न इन। जीन पियाजे जो है ना स्विट्जरलैंड में पैदा हुए। अच्छा, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा सवाल जो है ना जीन पियाजे के बारे में पूछे गए। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जीन पियाजे जो है ना वो स्विट्जरलैंड में 9 अगस्त 1896 को पैदा हुए और उसका जो ज्यादा दिलचस्पी थी ना वो नेचुरल साइंसेज में थी शुरू से। फिर उसके बाद उसकी बेस्ट नोन जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलपमेंट द टर्म जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज की जो ओरिजिन है उसकी स्टडी, इसका ये टॉपिक था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। फिर वो 1980 में जिनीवा में मतलब मर गया और उसको जिनीवा में ही दफन किया गया। और इसका जो असल नाम था ना वो था जीन विलियम फ्रीड्स पियाजे, जीन विलियम फ्रीड्स पियाजे। और इसने जो है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बयान की थी। वो कौन कौन सी थी? सेंसरी मोटर पहली स्टेज 0 से 2 इयर्स की, और प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें 2 टू 7 इयर्स ओल्ड है, और कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 टू 11 इयर्स है, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज वो 12 इयर्स टू अप है। तो ये इसकी जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा तारुफ था। क्वेश्चन नंबर 162 है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज इन्फर्ड फ्रॉम। कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? वो है प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय क्लासरूम टीचर इन द क्लासरूम। देखिए ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है कि इसका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का पढ़ने का मकसद यह है कि जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है उस क्लासरूम में जो उसको मसाइल पेश आते हैं उसको हल करना। 163 है एन इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन विच फोर्सेस टू डू समथिंग दैट एंड दैट इज अराउज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सम इंटरनल नीड ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड। देखिए एक बात याद रखें कि जब आपके इंटरनल नीड ऑफ पर्सन जो है ना वो पैदा होती है ना, और किसी भी स्टेट ऑफ माइंड से कि किसी भी शख्स की कोई भी बात आपको लगती है या कोई चीज जो है ना आपको उभारती है तो अंदर से एक फीलिंग आती है, मोटिवेशन पैदा होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम? 163 का है ऑप्शन नंबर सी मोटिवेशन। 164 है द एज मेजर्ड बाय एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज कॉल्ड। के वो एज जो इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए मेजर की जाती है वो मेंटल एज है। 165 है वेस इज द इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर। वेस जो है ना ये याद रखें कि वेस पहली बात तो ये अब्रीविएशन किस चीज का है वो देख ले, मैं आपको बता देता हूं। ये देख लें कि दी वैक्सिलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 4th एडिशन, वेस 4 इसे कहा जाता है, इज द मोस्ट एडवांस्ड अडल्ट मेजर ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी। ये जहनी जो काबिलियत है उसकी पैमाइश के लिए ये बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेस्ड ऑन रिसेंट रिसर्च इन द एरिया ऑफ कोग्निटिव न्यूरोसाइंस एंड द थ्योरीज एंड वर्क ऑफ डेविड वैक्सिलर पीएचडी। अब यहाँ पर देखें इस चार्ट में आपको पता चलेगा कि एज जो है ना बैचलर स्केल के लिए वो क्या है 16 टू 90 इयर्स है। तो आपने याद रखना है कि इसमें जो पूछा गया है वो क्या है कि हाई स्कूल स्टूडेंट जो है ना वो क्या होते हैं, वो तकरीबन अडल्ट होते हैं। तो फिर ये हाई स्कूल
स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। 160 के द ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय, कि बच्चे की जो ग्रोथ और लर्निंग है वो हेरिडिटी यानी कि तवारुस से जो विरासत में जो चीज मिलती है और इन्वायरमेंट से जो चीज मिलती है, इन दोनों से इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167। 167 में है कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो कंट्रोल जब भी होगा वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में होगा। 168 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके साथ डील करती है, जो डेवलपमेंट किसकी होती है, वो चाइल्ड माइंड। याद रखें जब लफ्ज कॉग्निटिव आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए ये जहन से मुतल्लिक है। इसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड आपको बताए थे, वो मैं आपको बता, कीवर्ड जो मैंने बताए थे वो ये है परसेप्शन, डिसर्नामेंट समझदारी, अवेयरनेस, अप्रीहेंशन, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन, एनलाइटमेंट, इंसाइट, इंटेलिजेंस, रीजन, रीजनिंग, थिंकिंग, कॉन्शियस थॉट। अब देखें ये तमाम लफ्ज जब भी आएंगे स्टेम में क्वेश्चन में कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, तो समझो कि ये माइंड से मुतल्लिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 169। आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट आइडेंटिकल इन, कि जब बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं तो उनमें क्या चीज मुश्तरक नहीं होती, उनकी डेवलपमेंट हो सकती है, इंटेलिजेंस भी उनका सेम हो सकता है, ग्रोथ भी उनकी हो सकती है, लेकिन लर्निंग जो है ना वो इनकी आइडेंटिकल नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 170 IQ of 7 years old child with an MA mental age of 8 years would be placed in IQ distribution table as, देखिए इसकी एक चार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ चार्ट क्या है। देखिए इस चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि हम नीचे से देखते हैं 69 69 एंड बिलो जो है ना इंटेलेक्चुअली पुअर होते हैं बच्चे, 70 टू 79 बॉर्डर लाइन होती है, इससे नीचे जो है ना वो पुअर बच्चे होते हैं, और 80 टू 89 बिलो एवरेज होते हैं, 90 टू 109 एवरेज होते हैं, 110 टू 119 है हाई एवरेज होते हैं, यानी कि 80 से लेकर 119 तक जो है ना ये एवरेज में आता है, और 120 से 129 गिफ्टेड होते हैं, 130 एंड अबव जो है ना वेरी गिफ्टेड होते हैं। तो यहाँ पर 80 टू 19 देखिए एवरेज में आता है, तो फिर यहाँ पर इसका जो आप निकालेंगे तो वो जो निकलेगा वो मतलब इसका फार्मूला है IQ इक्वल टू MA ओवर CA मल्टीप्लाई 100। तो ये फार्मूला मैंने साथ बता दिया आपको। तो ये जो है ना एवरेज में आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। 171 है द सेंट्रल कंसेप्ट इन फ्राइड साइको एनालिटिकल थ्योरी। फ्राइड की मैंने साइको एनालिटिकल थ्योरी आपको बहुत अच्छे तरीके से पिछली 2 वीडियो मैंने बता दी हैं, उनको आप देख लें आपको समझ आ जाएगी। तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो है ना वो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस 3 है। तो अनकॉन्शियस के अंदर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है, ये सेंट्रल कंसेप्ट है। 172 है मोरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व, मोरल डेवलपमेंट जो है ना ये व्हाट इज रॉन्ग राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यानी कि ये गलत सही के बारे में हमें बताता है। 173 है those relatively stable and permanent aspects of individuals which make them unique but which also allow people to be compared with each other and defined। देखें कि those relatively stable and permanent aspect के वो हर इंसान के वो स्टेबल और परमानेंट एस्पेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं दूसरे लोगों से उसको क्या करते हैं यूनिक करता है, और दूसरे लोग जो है ना उसमें एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो वो पर्सनैलिटी में आता है, एक दूसरे की पर्सनैलिटी का कंपैरिजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। 174 है एन इंडिविजुअल हु इज सोशली मेल एडजस्टेड डेवलप्स डैश बिहेवियर। अच्छा यहाँ पर देखें ये लफ्ज मेल एडजस्टेड आ गया, मेल नेगेटिव सेंस में होता है, तो इसमें ये ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। अब 3 वर्ड होते हैं, एक होता है एमोरल, एक होता है मोरल और एक होता है इमोरल। आई के साथ जो ए के साथ होता है वो समझो कि वो बच्चे होते हैं जिनको या वो मतलब लोग जिनको कानून का रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं पता होता और वो क्या करते हैं वो उस रूल को तोड़ते हैं, तो उसको ए मोरल कहते हैं। और मोरल कहते हैं जो लोग इखलाकियात को अपना लेते हैं उसको मोरल कहते हैं।
और इमोरल कहते हैं जिन लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन का पता हो और जानबूझ के वो क्या करें, उसको तोड़ें या कोई जुर्म करें, तो इमोरल होता है। तो मेल एडजस्ट का मतलब यही हुआ कि वो क्या करते हैं, वो इमोरल होते हैं। 175 है, एजुकेशन साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड थ्री एरियाज, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन। ये जो है ना, एक स्पेशल एजुकेशन का मैंने टेस्ट दिया था, जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर की शीट आई थी, उसमें पहला पहला क्वेश्चन यही था, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, और सेम यही क्वेश्चन था। 176 है, द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली। अच्छा, ग्रोथ का ताल्लुक याद रखें किसके साथ होता है, फिजिकल के साथ। ग्रोथ जो है ना, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात करती है, जबकि डेवलपमेंट जो है ना, वो क्या करती है, फंक्शनल बिहेवियर चेंज, जो आपका बिहेवियर के हिसाब से चेंजिंग होगी, वो आपका डेवलपमेंट होगा। अब ये एक मैंने थोड़ा चार्ट अटैच किया है ग्रोथ डेवलपमेंट का, ये पहले ही मैंने बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो आपको ये ना क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज और अदर बॉडीली चेंजेस विच कैन बी सीन, यानी कि वो तब्दीलियां जो हमें दिखाई देती हैं और बॉडी के लिहाज से, साइज या स्ट्रक्चर के लिहाज से। डेवलपमेंट रेफर्स टू द आउटकम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का जो फंक्शन है उसमें जो है ना, वो डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ इज एक्सटर्नल इन नेचर, ग्रोथ जो है ना, वो बैरूनी होती है फितरत में, और डेवलपमेंट इन इंटरनल इन नेचर एंड वी कैन ओनली फील इट, हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और ये इंटरनल होती है। ग्रोथ रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ बॉडी, ये खास किस्म की बॉडी के पार्ट की तरफ इशारा करती है, जबकि डेवलपमेंट इंप्लाइज ऑन द बॉडी एज अ होल, मुकम्मल बॉडी पे अप्लाई होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, ये क्वांटिटेटिव होती है ग्रोथ, और डेवलपमेंट जो है ना, क्वालिटेटिव होती है नेचर में। ग्रोथ इज लिमिटेड एंड स्टॉप्स एट सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, एक खास मैच्योरिटी लेवल पे आके ग्रोथ रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट जो है ना, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वोम टू टॉम तक है, माँ की गोद से लेकर कब्र तक है, महज से लेकर लहद तक। ये बातें आपने याद रख लें। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 176 का जो आंसर है वो फिजिकल है। 177 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट व्हाट इज ऑलरेडी नोन इज। देखें, लफ्ज फिटिंग यह आता है कि किसी चीज को फिट कर देना, तो यहाँ पर आपके पास पहले कोई इल्म है, उसमें आप नया जो मालूमात है वो फिट करते हैं, तो उसको असिमिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर दो लफ्ज हैं, एक है असिमिलेशन, एक है अकोमोडेशन। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जीन पियाजे ने ये जो है ना 1920s में महसूस किया कि बच्चे जो है ना, जब पैदा होते हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट किस्म के जो स्कीमाज हैं। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा कह सकते हैं कि आप कोई चीज होती है, कोई रोड मैप होते हैं, कोई ब्लूप्रिंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मतलब वो बच्चे के जहन में होते हैं, और वो उसके ऊपर क्या, कोई भी चीज जाके वो क्या हो जाती है, व्यवस्थ हो जाती है। अब असिमिलेशन और अकोमोडेशन में फ़र्क देख लें। असिमिलेशन जो है ना, वो ख़ास तौर पे उन स्कीमास के साथ अटैच होती है, जो भी स्कीमा आपके माइंड में फिट होता है, उस स्कीमे में क्या करता है, उस स्कीमा में जो मतलब बच्चा है, वो क्या करता है, वो मॉडिफाई कर सकता है स्कीमा में, तो उसको असिमिलेशन कहते हैं, और नई मालूमात को फिट कर देता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको भी। और फिर अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन ये होता है कि वो स्कीमा, नया स्कीमा फिट कर देता है, नया स्कीमा को एडजस्ट करता है माइंड में, तो उसे क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। अब देखो, मैंने एक चार्ट अटैच किया है, इसमें देखें कि असिमिलेशन और अकोमोडेशन, कि इसमें देखो, सा दिस फोर लेग्ड एनिमल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा एक बच्चे ने एक एनिमल को देखा, उसकी चार टांगें थी, तो एग्जिस्टिंग स्कीमा ही इज फोर लेग्ड पेट इज अ डॉग। तो जो उसने जानवर देखा वो चार मतलब लेग्स वाला था, तो उसने वो देख लिया, ये असिमिलेशन है कि स्कीमा आपके जहन में फिट हो गया। अब अकोमोडेशन में क्या है, अकोमोडेशन में ये है कि आपको ये पता चल गया, नई बात पता चलेगी, फोर लेग्ड जो जानवर उसने देखा था वो पेट डॉग है। अब क्या होता है कि असिमिलेशन में ये आएगा एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि पहले से मौजूद फोर लेग्ड जो डॉग है, अ, उसमें क्या होता है कि आपको ये पता चल गया कि पेट डॉग है, तो फिर ये आपने उस जानवर के साथ लफ्ज पेट लगा दिया। अब ये फिट कर दिया आपने, वो पेट डॉग बन गया। और जबकि बच्चे को पहले पता था कि पेट डॉग मतलब एक फोर लेग्ड जानवर है और एक पेट डॉग है,
तो अब उस बच्चे को पेट डॉग जो है ना वो स्कीमा में आ जाएगा, मतलब नया स्कीमा बन जाएगा, और उसके बाद जो है ना फिर उसमें जो नई इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो वो असिमिलेशन हो जाएगा। अब देखें, समवन पॉइंट्स आउट दैट दिस इज अ कैट दाउ इट हैज फोर लेग। अब किसी बच्चे ने फिर देखा फोर लेग्ड जानवर, तो उसने इसको क्या कहा, उसने कहा ये जो है ना, जो पहले से उसके जहन में मौजूद था, ये तो पेट डॉग है। उन्होंने कहा नहीं, ये फोर लेग्ड जानवर है ना, ये कैट भी होती है। अब बच्चे के जहन में नया स्कीमा पैदा हो गया, एक पेट डॉग का और एक हो गया कैट का, अब दो बन गए। तो फिर इसका मतलब है कि जो ये अकोमोडेशन में आ जाएगा। असिमिलेशन में जो पहले से मौजूद थी इंफॉर्मेशन फोर लेग्ड, फिर वो पेट डॉग बन गया, और फिर आप उसको कैट का पता चल गया। तो कैट में जो तब्दीलियां आएंगी तो वो फिर क्या आ जाएंगी, वो असिमिलेशन में आएगी। जबकि नई बात जो ऐड होगी, नया जानवर जो ऐड होगा, वो स्कीमा में आएगा। फिर देखें तीसरी लाइन है, चाइल्ड विल कॉल दिस अ डॉग। चाइल्ड इसे डॉग कहता है। रियलाइजेज दैट ऑल फोर लेग्ड एनिमल्स आर नॉट डॉग। अब इसको बच्चे को एंड पे ये पता चल जाएगा कि फोर लेग्ड जो जानवर होते हैं वो सारे जानवर डॉग नहीं होते, क्योंकि उसमें फिर कुछ कैट्स होती हैं, कुछ मतलब काउज होती हैं। तो अब इसमें एक छोटी सी मिसाल मैं आपको और दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए असिमिलेशन और अकोमोडेशन की। देखिए, स्कीमा ये है कि आप बच्चे ने एक चीज देखी और बच्चे के जहन में वो चीज फिट हो गई, कि उसने चार टांगों वाला जानवर देखा। फिर क्या हुआ, असिमिलेशन में देखे। अब असिमिलेशन में क्या है, उसने गाय को देखा, पहले डॉग को देखा, फिर गाय को देखा। अब गाय को देखा तो उसने कहा ये डॉगी है। तो उसको किसी ने बताया नहीं, ये डॉगी नहीं है, ये काऊ है, और ये मिल्क देती है। तो बच्चे के जहन में पहले से जो डॉग का लफ्ज इंटर था फोर लेग्ड, उसके अंदर उसने असिमिलेशन की और नई मालूमात फिट कर दी कि मतलब डॉग और काऊ में फर्क होता है। अब जो काओ का वर्ड है वो उसके लिए अकोमोडेशन है। अब दो वर्ड जो उसके अंदर, दो स्कीमा जो इंटर हो गए हैं, वो अकोमोडेशन है। और जो उसने डॉग में मॉडिफाई किया है, तब्दीली की है कि फोर लेग्ड जो है ना वो खाली डॉग नहीं होते, वो और जानवर भी हो सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर उसने क्या देखा, उसने एक हॉर्स देखा। फिर उसने कहा कि अब बच्चे के जहन में कशमकश हो गई कि डॉग भी फोर लेग्ड है और काउ भी फोर लेग्ड है, अब हार्स आ गया, अब हार्स की भी फोर लेग्ड है। तो फिर यहाँ पर आवाज से पता चलेगा कि बच्चे देखेगा बच्चा कि इसमें आवाज, अब डॉग की आवाज बार्किंग की होती है, काउ की आवाज मू की है, और हार्स की आवाज नीह की। तो अब बच्चे के जहन में तीन स्कीमा थे, और तीनों स्कीमों में फिर उसने क्या किया, तीन स्कीमा के अंदर उसने असिमिलेशन की। क्या असिमिलेशन की, वो ये की कि तीनों की आवाज जो है ना मुख्तलिफ होती है। तो इस तरह फिर अकोमोडेशन न्यू स्कीमा को कहते हैं, यानी कि नई मालूमात को कहते हैं, नए लफ्ज को कहते हैं, नई मतलब जो चीज बच्चे को दिखाई जाती है उसको कहते हैं। जबकि असिमिलेशन जो पहले से चीज मौजूद है उसके अंदर मजीद मालूमात इजाफा करने को असिमिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर है, देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट व्हाट इज ऑलरेडी नोन इज असिमिलेशन। तो ये पहले से मौजूद है, उसमें मजीद कोई चीज फिट करना वो असिमिलेशन में कहलाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 178 है, लॉजिकल गोल डायरेक्टेड एक्शन ऑफ चाइल्ड स्टार्ट एट द स्टेज। अच्छा देखिए, लॉजिकल जो आ जाएगा ना, लॉजिकल लफ्ज, ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है। याद रखें, फोर्थ स्टेज है ये जीन पियाजे की। 179 है, वैक्सिलर स्केल इज अ टेस्ट टू मेजर। हाँ याद रखें, वैक्सिलर स्केल जो है ये इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए होता है। 180 है, द एज ऑफ 6 to 12 years as narrated by Erikson in his theory of psychosocial development is concerned with the stage। अब देखिए, एरिक्सन ने जो है ना ये पेश की थी एक थ्योरी। इस थ्योरी में देखें, मैंने एक चार्ट अटैच किया है, एरिक्सन 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। उसमें देखें सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये 0 से 18 मंथ की है। इनफैंट ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउटफुल डाउट, तो ये 18 मंथ से 3 इयर्स तक है, टोटलर होते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 to 5 इयर्स होते हैं, ये प्री स्कूलर होते हैं। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ये 5 to 13 इयर्स होते हैं, ये ग्रेड स्कूलर होते हैं। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये 13 to 21 इयर्स होते हैं, टीनेजर होते हैं।
इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो होती है ये 21 to 39 ईयर्स होते हैं, यंग अडल्ट होते हैं। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन 40 to 65, तो ये मिडिल एज अडल्ट होते हैं। इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर ये 65 ईयर्स ऑनवर्ड होते हैं, ओल्डर अडल्ट। अब इसमें देखिए ना 6 to 12 ईयर जो है ना इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अब ऑप्शन में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 181, a child acquires the ability to solve abstract problems in logical fashion in the period of। अब देखिए 4 ये स्टेजेस हैं, इसमें देखिए अब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि लॉजिकल में जो अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, याद रखें सिर्फ ऑप्शन आ जाए ना लॉजिकल तो फिर आपने कंक्रीट को करना है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम आ जाए तो ये लास्ट स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। Edward Thorndike is known due to his contribution for operant conditioning। इसने operant conditioning के अंदर ये जो है ना पेश की थी, ये बीएफ स्किनर की थ्योरी है, ये उसके हवाले से इसने पेश की थी। 183 है प्रोसेस थ्रू विच एक्सपीरियंस काजेस परमानेंट चेंज इन नॉलेज और बिहेवियर इज कॉल्ड। हाँ, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर जो है ना वो लर्निंग होती है, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। 184 है द एज ऑफ 3 to 6 years are narrated by Erikson in his theory of psychosocial development is concerned with this stage। अब उस चार्ट को देखें, उस चार्ट में क्या है कि 3 to 6 ईयर जो है ना वो 3 to 6 ईयर कौन से होते हैं, वो होते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, तो प्री स्कूलर होते हैं, तो फिर यहाँ पर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड जो है ना ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। ये एरिक्सन का चार्ट है, इसकी 8 स्टेजेस होती हैं, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। 185 है द प्रोसेस इन विच ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फेवरेबली रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, कि जब कोई जानदार अपने माहौल के उस जो भी माहौल मिलता है उसके मुताबिक ढल जाए तो उसको एडजस्टमेंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 186 है द इमीडिएट अवेयरनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में फौरन आपको आगाही मिल जाए तो उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। 187 है द डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस अप्लाइंग द मेथड्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इज। ये देखिए कुछ भी टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस है या टीचिंग मेथडोलॉजी है, उसके बारे में जब भी आप लोग पढ़ेंगे वो कौन सी साइकोलॉजी की, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। 188 है द लर्नर एंड द लर्निंग थ्योरीज आर स्टडीड इन साइकोलॉजी, 188 ऑप्शन नंबर डी साइकोलॉजी में है। 189 है ऑर्डरली एडेप्टिव चेंजेस इंडिविजुअल गो थ्रू फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। याद रखें कि अगर आप फ्रॉम वोम टू टॉम, मैंने पहले बताया महज से लैद तक, माँ की गोद से कब्र तक जो इल्म हासिल किया जाता है वो डेवलपमेंट जो होती है उसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। 190 है चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओवर टाइम इज फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए टाइम के साथ जो बॉडी में स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है तो फिजिकल होती है। 191 है चेंजेस बाय विच मेंटल प्रोसेस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर लफ्ज मेंटल आ गया तो आपने याद रखना है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर है 192 साइकोलॉजिस्ट डिफाइन हेरिडिटी एज ट्रांसफर ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक टू न्यू बॉर्न फ्रॉम देयर। हाँ देखिए ना, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हेरिडिटी जो विरासत होती है, जो विरासती चीजें होती हैं वो कहाँ से, ये इनकी खसूसियात कहाँ से आती हैं बच्चों में, तो वो पेरेंट्स से आती हैं। 193 है a mental process that occurs when a child adjusts to new information। देखिए सिमुलेशन और अकोमोडेशन के बारे में मैंने तफसील से बता दिया है कि जब मेंटल प्रोसेस है जिसमें बच्चा जो है ना न्यू मालूमात को एडजस्ट करता है, फिट कर दे तो असिमिलेशन यानी कि मॉडिफाई करता है, पहले जो उसके अंदर स्कीमा होता है, लेकिन जो नई इंफॉर्मेशन ऐड करेगा उसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। The characteristic of an object stays the same even though the object might change in appearance। अच्छा देखिए ये कंजर्वेशन इसको कहते हैं, ऑप्शन बी। कंजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन जो है ना ये तकरीबन मोस्ट चिल्ड्रन एज्ड 7 कुड आंसर दिस करेक्टली। पियाजे जो है ना इसका नतीजा करता है कि कुछ 7 साल के बच्चे होते हैं जो इसमें क्या कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये साथ में मैंने अटैच की है, देखें
एक बच्चे के सामने 2 गिलास रखे हैं पहली पीक में, तो दोनों के अंदर वाटर भी सेम है और गिलास भी सेम है। फिर उसने नेक्स्ट पीक में क्या दिखाया है कि उसने एक गिलास के जो साइज को ना वो लॉन्ग कर दिया है और दूसरे वाले को उतना ही रहने दिया है। देखो पानी वैसे ही है, जब उसने दूसरे वाले गिलास को पानी उस जो लंबी नाली है उसके अंदर रख दिया, तो पानी तो सेम हो गया, लेकिन अब उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है ना वो डिफरेंट हो गई, क्योंकि वो पानी ऊंचा नजर आ रहा है, ज्यादा नजर आ रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, तो वो उसी ही की तरफ इशारा करेगा जो उसे ज्यादा नजर आ रहा है। तो वो उसमें तो जो, लेकिन पानी सेम है और फिजिकल अपीयरेंस उनकी तब्दील हो गई। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, तो इसी तरह के अब ये डार्ट है, आपको देख लें, ये डार्ट आपको नजर आ रहे हैं, तो ये 4 ऊपर है 4 नीचे है, लेकिन यहाँ भी 4। अब उनसे पूछें कि इनमें से कौन से डार्ट मतलब बड़े हैं या लंबे हैं, तो वो बच्चा जो ना ऊपर वाले डार्ट को कह देगा, क्योंकि वो आगे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखेगा कि वो डार्ट बराबर है। तो वाटर वाली एग्जांपल मैंने दी है, आपको अच्छे समझ आ जाएगी। तो अब यहाँ पर है एक और इसमें मतलब आपको बता देता हूँ कि फिजिकल अपीयरेंस तब्दील हो सकती है, जैसे कि जग में पानी पड़ा है और एक गिलास में, जग वाला पानी गिलास में डाल दें और गिलास वाला पानी जग में डाल दें, तो फिर उनमें जो फिजिकल अपीयरेंस है वो तब्दीली हो जाएगी, लेकिन पानी उतने को उतना होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ जाएगा, कंजर्वेशन इसका जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 95 है, 195, व्यू द एम्फसाइजेस द एक्टिव रोल ऑफ द लर्नर इन बिल्डिंग नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। देखो लफ्ज बिल्डिंग आ गया, अब बिल्डिंग का जब भी लफ्ज है वो कंस्ट्रक्शन के साथ होता है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ना, तो क्या होता है कि लर्नर जो है ना अपने आप का नॉलेज बिल्ड करता है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ जाएगा। 196 है, द स्टेट व्हेन अ पर्सन रियलाइजेस दैट हिज और हर करंट वेज ऑफ थिंकिंग आर नॉट टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। अब यहाँ पर देखें, ये इक्विलिब्रियम है और डिस इक्विलिब्रियम है। देखिए यहाँ पर आ गया है कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता अपनी सोच के साथ, तो फिर वो डिस इक्विलिब्रियम है, और अगर वो उसके साथ मैच कर जाए तो फिर वो इक्विलिब्रियम आएगा। assuming that others experience the world the way you do। देखिए यहाँ पर एक 197 क्वेश्चन में बात की गई है कि जब आप दुनिया को अपनी नजर से देखेंगे तो वो ईगोसेंट्रिसिज्म कहलाएगा। यानी कि आप देखते हैं कि अगर मैं बीमार हूं तो सारे बीमार हैं, तो मुझे तकलीफ है तो सबको तकलीफ है। तो इस तरह बच्चा यही सोचता है कि जो चीज मुझे हो रही है वो सबको होगी, तो वो ईगोसेंट्रिसिज्म होगा। और एनिमिज्म ये होता है कि किसी बेजान चीज को जानदार की खसूसियत दे देना। जैसे बच्चा जो है वो चाय पी रहा है, तो सामने उसके सामने डॉल रखी हो, तो उसके लिए भी चाय क्या करेगा, उसे कहेगा चाय पी लेगा। तो इस तरह मतलब जो है ना उसको एनिमिज्म यानी कि इंसानी खसूसियात दे देगा या जानदारों की खसूसियात दे देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 198 है, अ सर्च फॉर मेंटल बैलेंस बिटवीन कॉग्निटिव स्कीमाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। लेकिन एनवायरनमेंट में स्कीमाज और इंफॉर्मेशन के दरमियान क्या होता है, बैलेंस होता है, तो वो इक्विलिब्रेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 199 है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन अ पर्सनस माइंड टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इज। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पॉइंट जो है ना वो क्या होता है, स्कीमा होता है, और फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन अ पर्सनस माइंड, कि उसके जो शख्स के जहन में क्या होता है, पैदा हो जाता है, और क्या होता है वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, बताता है, तो उसको स्कीमा कहते हैं। 200 है, द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एक्शंस और ऑब्जेक्ट्स। याद रखिए जो सिमियोटिक फंक्शन, ये जब भी सिंबल्स की बात आएगी वो सिमियोटिक फंक्शन आएगा, जब भी मीनिंग की बात आएगी वो सिमेंटिक आएगा। 201 है, अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू वन एस्पेक्ट इज। एक एक्सपेक्ट से चीजों को क्या करना, सीक्वेंस में लेकर आना। सीक्वेंस का लफ्ज आ गया तो सीरिएशन, तो इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। फोकसिंग ऑन ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक पे क्या करना, फोकस करना, तो वो सेंट्रेशन कहलाएगा। 203 है, द एबिलिटी टू लॉजिकली कंबाइन रिलेशन टू अंडरस्टैंड सर्टन कंक्लूजन। अब देखिए यहाँ पर है कि ट्रांजिटिविटी इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द एबिलिटी टू लॉजिकली कंबाइन रिलेशंस टू अंडरस्टैंड सर्टन कंक्लूजन। क्या आपके सामने कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको लॉजिकली जो है ना क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि एक क्वेश्चन है कि 9 जो है ना वो बड़ा है 8 से,
और फिर मैं लिखता हूं कि 8 बड़ा है 7 से। अब मैं पूछता हूं कि 9 किससे बड़ा है? 9 जो है ना वो 7 से क्या होगा? तो आप बताएंगे वो 9 7 से बड़ा होगा ऑटोमेटिकली। तो फिर ये जो चीजें होती है ना लॉजिकली, देखो 8 भी बड़ा है 9 ही बड़ा है, लेकिन मैंने पहले बताया कि 9 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है 7 से, और 7 बड़ा है 6 से। तो मैं पूछता हूँ 8 जो है ना 8 ऑटोमेटिकली 9 8 और 7 ऑटोमेटिकली 6 से बड़े हो जाएंगे। तो ये रिलेशन जो है ना लॉजिकली कॉम्बिनेशन होता है। तो 1204 है फेज एट विच अ चाइल्ड कैन मास्टर अ टास्क इफ गिवन अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट। देखिए ये जो इसमें बताया गया है कि एक्शन जोन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ मैचुरेशन, एक्टिव जोन। अब देखो एक मैं चार्ट अटैच करता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये चार्ट है थ्योरी ऑफ स्कैफोल्डिंग इसे कहते हैं। लीव वैगोट्स्की की ये थ्योरी है। उसमें सबसे पहले ये ब्लू कलर का देखो, इसमें लिखा हुआ है कैन डू अलोन। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है ये, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जिसमें कोई भी सीखने वाला वो अकेला काम कर सकता है। और दूसरी जो व्हाइट कलर की जो आपको नजर आ रही है रिंग, कैन डू विद हेल्प, इसमें क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। इसमें हेल्प के साथ जो है ना काम किया जाता है। इसमें अकेला काम नहीं कर सकते, इसमें हेल्प की जरूरत होती है। और जो कैन नॉट डू, और इसमें जो कर नहीं सकता, आउट ऑफ रीच जोन, ये मतलब ऐसी जोन होती है जिसमें मकसद है कि बंदा काम कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो यहाँ पर पूछा गया फेज एट विच अ चाइल्ड कैन मास्टर टास्क इफ गिवन अप्रोप्राइट हेल्प, उसको अप्रोप्राइट हेल्प दी जाए तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD PD भी कहा जाता है इसको। तो 205 है अ सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन याद रखें, जब जनरेशन आ गया तो लव जनरेटिविटी जो है ना इसके साथ कनेक्शन करता है। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 206 है कम्प्लेक्स आंसर टू द क्वेश्चन हु एम आई, कि मैं कौन हूं का जवाब जो है ना क्या कहलाता है? आइडेंटिटी, शनाख्त है। 207 है ईगरनेस टू एंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क। अब प्रोडक्टिव वर्क आएगा तो सारी बात है प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होती है, तो लफ्ज ए, ऑप्शन ए दुरुस्त है, इंडस्ट्री। 208 है विलिंगनेस टू बिगिन न्यू एक्टिविटीज एंड एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शन इज। देखिए जब बच्चा जो है ना मतलब आप बच्चा आ गया या आप बड़ा बड़े शख्स को भी कह सकते हैं कि विलिंगनेस टू बिगिन न्यू एक्टिविटीज, जब नई एक्टिविटीज को स्टार्ट करने की रजामंदी हो जाए और नई चीजों को तलाश करने की रजामंदी हो जाए, तो वो इनिशिएटिव होता है कि बिगिनिंग होती है। देखो ना बिगिन लिखा हुआ है लफ्ज, तो न्यू लिखा हुआ है, तो इनिशिएटिव इब्तदाई चीज को कहते हैं। तो फिर ये इसमें ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 209 है सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फुलफिलमेंट इज। अब देखो सेल्फ एक्सेप्टेंस और फुलफिलमेंट ये इंटेग्रिटी में आएगा। 210 है अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर लर्निंग इज, कि एक टेक्निक है जो लेवल ऑफ सपोर्ट की जो है ना लर्निंग के लिए लेवल ऑफ सपोर्ट की तब्दीली होती रहती है, उसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। जो मैंने आपको चार्ट में दिखाई थी, दोबारा देख लें, ये स्कैफोल्डिंग का चार्ट है। इसमें आपको क्या करेगा, वो सीखने के जो है ना बारे में बताता है ज्यादातर। 211 है द वैल्यू दैट वन प्लेसेस ऑन वंस कैरेक्टरिस्टिक एबिलिटीज और बिहेवियर। अब देखो द वैल्यू दैट वन प्लेसेस ऑन वंस कैरेक्टरिस्टिक एबिलिटीज और बिहेवियर इज सेल्फ एस्टीम। ये हर एक इंसान के देखो ना इसमें सेल्फ स्टीम की बात की गई है। 212 है लर्निंग इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद मीनिंगफुल स्टिमुलस। देखें न्यूट्रल स्टिमुलस मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ क्या करेगा? एसोसिएट करेगा। एंड एक्वायर्स द कैपेसिटी टू इलिसाइट अ सिमिलर रिस्पांस। जिसमें स्टिमुलस पे फोकस किया जाए वो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, और जो रिस्पांस पे फोकस किया जाए तो वो क्या आ जाएगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग को के साथ अटैच हो जाएगा। वो 213 है लर्निंग इन विच द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रोबेबिलिटी दैट द बिहेवियर विल अकर। बिहेवियर जो है ना रिस्पॉन्स करता है, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में आएगा। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 214 है मेमोरी दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म फॉर ओनली एन इंस्टेंट इज, के जो है ना ओरिजिनल फॉर्म में जो मेमोरी आप जो है ना हासिल करते हैं दुनिया से, वो सेंसरी मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 215 है मेमोरी इन विच इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड एज लॉन्ग एज 30 सेकंड। जो 30 सेकंड तक रहती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी।
और 216 है memory that holds a lot of information in a relatively permanent fashion is permanent बन जाए जो तो उसे क्या कहेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहेंगे। 217 है a general approach that views learning as an active mental process of acquiring, remembering and using knowledge। तो वो क्या आएगा वो इसमें देख लें क्या चीज है। इस टाइम में जो है ना देखें बात की गई है मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग रिमेम्बरिंग और नॉलेज की, तो कोग्निटिव व्यू आएगा, ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 218 ने अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच नेवर कम्स टू एन एंड इज, देखिए जो जिंदगी भर आपका चलता रहे वो लर्निंग जो होता है ना, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, वो एंड तक चलता रहती है लर्निंग इंसान की ताहयात। 219 ने पनिशमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक, ये जो पनिशमेंट जो है ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, और एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसमें अंदरूनी तौर पे बच्चे को क्या किया जाता है मोटिवेट किया जाता है। 220 है अप्रोच टू मोटिवेशन दैट एम्फसाइज पर्सनल फ्रीडम चॉइस सेल्फ डिटर्मिनेशन स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल ग्रोथ, वो ह्यूमनिस्टिक होती है, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। 221 है मोटिवेशन एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज दैट आर देयर ओन रिवॉर्ड इज, जो उसका खुद का इनाम हासिल होता है बच्चे को इनवर्ड मतलब अपने तौर पे, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा। 222 है एरिया ऑफ क्लासरूम वेयर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है कि मतलब एक्शन टेक्स प्लेस होता है, वो एक्शन जोन कहलाता है। अब एक्शन जोन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जहां पर बच्चों के और टीचर स्टूडेंट्स और लर्निंग और टीचर के दरमियान जो है ना ज्यादा इंटरेक्शन होता है, उसमें देखिए खास तौर पे जो फ्रंट बेंचेस होते हैं उसमें एक्शन जोन होता है। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो है ना आप वेट करें, और इंशाल्लाह जो है ना ये हम सीरीज मुकम्मल कर लेंगे। इस चैनल को अली एकेडमी को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और लाइक कर दें अगर आपको वीडियो समझ आई, कुछ भी मालूमात अगर आपको मिली है उसके रिवर्ट के तौर पे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।